चले जी, ठीक है, हम फिर करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, और हम देखते हैं कि हम आज क्या बेसिकली देखने वाले हैं। इसको मैं हटा दूँ, ये मैंने थंबनेल के लिए लगाया था। हमने लास्ट क्लास में ना सीबी को यानी सेंट्रल बैंक को पढ़ा था कि बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, उसमें सेंट्रल बैंक ही उनके फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनको संभाल रहा होता है। जिसमें जो भी यानी मनी फ्लो हो, बाकी सारी चीज़ें हों, वो सेंट्रल बैंक ही देख रहा होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। इंस्टेड ऑफ हमारे यहाँ जैसे वो जो मिनिस्टर्स हैं, सियासतदान हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो देख रही होती है। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ होती हैं उसमें वो बैंक्स देख रहे होते हैं और उनके मेंबर्स देख रहे होते हैं, ठीक है? ये लास्ट क्लास वाली ही स्लाइड है जिसमें हमने ये देखा था कि बैंक का रोल क्या होता है। सेंट्रल बैंक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता और उसे मैनेज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें मनी की सप्लाई और डिमांड को मैनेज किया जाता है, प्राइस स्टेबिलिटी को देखा जाता है, और बाकी जो चीज़ें मुल्क की फाइनेंशियली होती हैं वो सारी उसमें होती हैं। अगर हम इस पिक्चर पर नज़र डालें तो इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है। इस पर कोई सियासतदान, कोई फ़ौज, कोई वो दबाव नहीं डाल रहा होता सेंट्रल बैंक में, ठीक है? ये कंडक्ट करती है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, रेगुलेट बैंक्स, ये जो इसके अंडर बैंक्स आते हैं, जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हबीब बैंक, एमसीबीज़ और बाकी पंजाब बैंक वगैरह जो हैं, वो होते हैं, ठीक है? ये उनके लिए भी उनको भी सँभालती है। फिर ये जो है सेंट्रल बैंक है, इनका गोल होता है कि स्टेबिलिटी रहे कंट्री में, स्टेबलाइज़ किया जाए नेशन करेंसी को। ये ना हो कि आज पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के हिसाब से 280 है, कल 300 प्लस हो जाए। तो ये इनकी इनकी ज़िम्मे आता है, ठीक है? उसके बाद इनके अंदर गवर्नर होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, जो हमने एक दफ़ा डॉट प्लॉट भी पढ़ा था, ठीक है? मैं आपका कोई मैसेज नहीं पढ़ पाऊँगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बोल के बता सकता है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारी स्लाइड आप लोगों को समझ आ गई है, जो मैंने अभी तक बोला है? येस और नो कर दें ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ जी रही सर, है। जी सर। चलें। जी, जी सर। चलें जी, उसके बाद हम आगे इसको ये देखते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी तो बनाता है, लेकिन ये किन चीज़ों को देखते हुए बना रहा होता है? ये बेसिकली डाटे को, न्यूज़ को, रिस्क इवेंट्स को देखते हुए ये डाटा कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में वो अपनी रद्दो-बदल होती हैं या उसको चेंज किया जाता है, वो रिस्क इवेंट्स जिसे हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर देखते हैं, फाइनेंशियल जूस वगैरह या बाकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर देखते हैं, तो वो जो हमें मिलता है उन्हीं के अकॉर्डिंग बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ज़रूरत पड़े तो चेंजेस भी करता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली मैनेज कैसे किया जाता है। वो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं या न्यूज़ होती है उसको देखते हुए ये अपनी पॉलिसी में रद्दो-बदल भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है? जी, समझ आ रही है? नेक्स्ट चलें हम? जी सर, ओके, ओके। चलें जी। अब हम आते हैं जी, हमारी जो ये बेसिकली यहाँ तक तो प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था, अब हमने जो मेन चीज़ देखनी है वो ये है कि सेंट्रल बैंक को वो कौन से टूल्स हैं या वो क्या चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करता है, ठीक है? और हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है कि हम भी अगर सेंट्रल बैंक की स्टडी कर रहे हैं या हम अपनी ट्रेड सेंट्रल बैंक के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं? अगर तो सेंट्रल बैंक ने अपना फ़ोकस इन्फ्लेशन पर रखा हुआ है, तो वो उसे कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है? आपको पता है मैंने ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक क्यों पहले रखा, क्योंकि आजकल अगर आप फेडरल रिज़र्व जो हमारे चेयरपर्सन हैं, क्या नाम है उनका, जेरोम पावेल, वो जब भी बोलते हैं वो एक ही बात करते हैं कि जी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो बहुत हाई है, हम इसको कम करेंगे, ठीक है? ऐसा ही है। वो कम क्यों करेंगे? क्योंकि या वो कम कैसे करेंगे? वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट अपनी बुलंदी पर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तब जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये बात भी समझ आ गई आपको? यानी ये पहला टूल है, जी, जी सर, आ ये गई। जो इंटरेस्ट रेट है ना सर, ये फर्स्ट टूल है, जो सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है, उसको क्या नाम है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसकी मैंने एक प्रॉपर मिसाल दी हुई है, अगर आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर एक मिसाल है। 2022 अक्टूबर में
यूएसडी का इन्फ्लेशन डाटा जो था वो था 8.2%। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ इसको आपने वेरीफ़ाई करना है, ठीक है? अक्टूबर 2022 में इन्फ्लेशन का जो डाटा था वो था 8.2%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था, इसका बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट था, जिसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो था, जो उनका इंटरेस्ट रेट था, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि उस वक़्त इंटरेस्ट रेट था 3.25%। आप ये जाके देखिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट जो है, ये है, मैंने प्रॉपर इसकी जो है वो लगाई हुई है, क्या नाम है, पिक्चर्स फॉरेक्स फैक्ट्री से उठा के। ये अक्टूबर 2022 है, ठीक है? ये आई थिंक सो सितंबर में इन्होंने रेट किए थे, ये आपने जाके चेक करना है। ये 3.25% था। तो क्या हुआ, अब ये जो अगर हम करंट सिनेरियो में देखते हैं, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया और दिसंबर 2023 तक, यानी 1 साल 2 महीने तक जो इंटरेस्ट रेट था, वो था 5.5% तक। जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो 8.2 से कम होकर वो हो गया था 3.2%, जो दिसंबर में डाटा आया इन्फ्लेशन का। तो इससे हमें क्या सबसे पहले चीज़ ये मिली कि हमने इंटरेस्ट रेट पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। वो कोई भी बैंक हो, आप उसमें यूरोप का बैंक देख रहे हैं, ईसीबी देख रहे हैं, आप ब्रिटिश बैंक देख रहे हैं, आप कोई भी दुनिया का बैंक देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का जो फ़ंक्शन है वो कैसे है। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इन्होंने कम किया और इसके पीछे क्या रीज़न थी। अगर किसी को ये रीज़न पता है, वो मुझे बता भी सकता है, तो ताकि मुझे ये पता हो कि मैंने कई दफ़ा पहले भी डिस्कस की हुई है अपनी लाइव में भी, बाकी क्लासेस में भी, कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों कम होता है। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है ठीक, नहीं तो मैं बताता हूँ। जी सर, पता है। बताएँ नसीर भाई, क्या क्या फ़ंक्शन है इसमें? सर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग अपना पैसा जो है ना वो बैंक में जमा करवा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको जो शरह सूद है वो उनको ज़्यादा मिलता है, तो वो फिर कारोबार जो है ना वो नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है। चलें जी, ठीक है, वेरी गुड। यही है इसको, लेकिन मैं आगे जाके थोड़ा मज़ीद कर दूँगा। बाकी यही है, यही सारा सिस्टम है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। 1 मिनट ज़रा ना, मुझे कॉल आ रही है बार-बार, बल्कि बंद हो गई है, ठीक है। अ, तो अब हम ये देख रहे हैं, देखें ज़रा, मैं ना यार इसको पहले ना वो कर दूँ, एयरप्लेन मोड ही कर दूँ, ताकि ना हमें कोई डिस्टर्ब भी ना करे। अच्छा जी, अभी ये बात हो रही है कि इन्फ्लेशन, अब इसका फंक्शन जो है ना, आप इस जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, जिसके चलते हुए करेंसी में स्ट्रेंथ होगी, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से उस करेंसी में स्ट्रेंथ होगी, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होगा तो बैंक क्या करेंगे, जैसे कि अभी 3.2% पर इन्फ्लेशन गया, तो उन्होंने कहा जी हम क्वांटिटेटिव ईज़िंग की तरफ चल रहे हैं, जिसके चलते हुए वो कह रहे हैं अब हम रेट को कट करेंगे या मज़ीद इसको बढ़ाएँगे नहीं, लेकिन कट या होल्ड करेंगे, ठीक है? और उसकी प्रोजेक्शन हमने देख भी ली है, जिसके चलते हुए उस करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, वो वीक हो जाएगी। ओके? यहाँ तक सब सब बंदों को क्लियर है ना? नसीर भाई को तो क्लियर है। और जी सर, जी सर। जी, ज़िशान भाई, मुझे भी क्लियर है, बस मेरा यही क्वेश्चन था इधर के, जिस तरह अभी आपने कहा है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो फिर भी रेट कट की तरफ जा रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? तो बेसिकली ये देखें ना कि आप ये फिगर देखें, ये है 8 पॉइंट कितना था, 2%। इसके मुकाबले में अगर मार्केट पॉइंट पर आ गई है, 3.2% तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1 एंड 2 मंथ, यानी 14 मंथ्स में, 1 ईयर एंड 2 मंथ्स में ये बहुत बड़ा फिगर उन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये 3% से बिलो हो या 2% से थोड़ा-सा ऊपर हो, तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन होती है। ये जो महँगाई होती है ना, जिसको हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं, महँगाई कभी भी किसी भी दौर में रुकती नहीं है, ये आप चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा। महँगाई किसी दौर में भी रुकेगी नहीं। महँगाई जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। आप अगर आज से 20 साल पहले चले जाएँ तो पाकिस्तान में इतनी महँगाई नहीं थी जितनी अभी है। महँगाई रुक ही नहीं सकती, अगर महँगाई रुक गई तो आपकी इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाएगा, वो भी रुक जाएगी, ठीक है? ओके। तो ये जो 2% और 2 टू 3% जो महँगाई है ना, ये बहुत ज़्यादा महँगाई नहीं होती थी, ठीक है? अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें हमने प्रॉपर एक जो है
वो चीज़ चेक की है। आप देख सकते हैं 21 सितंबर का ये डाटा है 2022 का, ये वही है जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन की हुई है, ठीक है? अब ये है कि ऑल्दो ये कोई बेस्ट न्यूज़ नहीं साबित हुई। बेस्ट न्यूज़ क्यों साबित नहीं हुई? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन की जा रही थी, फ़ोरकास्ट की जा रही थी कि ये इतना डाटा आएगा और ये इतना डाटा ही आया, ठीक है? लेकिन फिर भी ये वो एरो मैंने लगाया हुआ है और ये मैंने प्रॉपर एक जो है ये हॉरिज़ॉन्टल एक मिनट सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। आयशा का मैसेज आया लेकिन सबको नजर आ रही है स्क्रीन तो। स्क्रीन वैसे नज़र आनी चाहिए क्योंकि मैंने तो की हुई है शेयर 1 मिनट। आ रही है, नजर आ रही है सर, स्क्रीन नजर आ रही है, सबको हमें तो आ है रही ना है नज़र? जी। चले, तो ये जो देख सकते हैं ना, जैसे ही ये रेट्स रिलीज़ होते हैं और उसके बाद हमारे स्पीकर साहब आते हैं, तो आप ये देखें कि ये वो पॉइंट था जब न्यूज़ रिलीज़ होती है और फिर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से उठती है, एक दफ़ा इसको दोबारा रीटेस्ट करती है या जो भी, और फिर मार्केट ऑल द वे अप जाती है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो डॉलर का इंडेक्स है, जिसे हम DXY देखते हैं चार्ट पे, तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगी। अगर इसी तरह अगर ये सर जी, सर मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कोई इशू है शायद। आप रीजॉइन कर लें। आप ऐसा करें, आप उसको कट करें और दोबारा क्लिक करें, आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है? ओके सर, आप ठीक री है सर। आप रीजॉइन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे अफ़ज़ान अली भाई भी आ चुके हैं। तो ये सीन होता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से ये सीन होता है कि करेंसी में स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर वो डॉलर का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, चाहे वो यूरो का बढ़ रहा है, चाहे कोई भी वो है, जिसके चलते हुए उस करेंसी में स्ट्रेंथ आती है। ठीक है? ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर है। डोबी शोकिश कैसे समझेगा ये वाला? डोवी शोकिश मैं बताता हूँ, आगे वो पॉइंट आएगा, मैं आपको वो बताता हूँ। लेकिन सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी में स्ट्रेंथ आएगा, हाँ जी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी में वीकनेस आएगी। वीकनेस आएगी, करेंसी यानी डाउन जाएगी। ठीक है? डोवी शोकिश ठीक। आगे टर्म प्रॉपर आएगी। लेकिन ये है कि ये जो अभी तक हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, इसमें तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं सर, जो था पूछ लिया मैंने। ठीक है। सर जी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, इसका साउंड आएगा? पिछली 2 क्लासें की थी उसका साउंड नहीं था। नहीं उनका भी था। नहीं मेरे पास नहीं आता ना, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ जब मोबाइल में, तो बाद में नहीं आता साउंड उसका। क्यों? वो लगता है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आप जो है दो होती हैं उनमें ना रिकॉर्डिंग। एक होता है माइक, जिससे आप बोल रहे होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये माइक है, ये रिकॉर्डिंग चल जी, रही जी। है, और ये डेस्कटॉप का ऑडियो है, जो वो आप बोल रहे हैं या बाकी बोल रहे हैं। जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो शायद जी। वो रिकॉर्डिंग में आप अपने मोबाइल का साउंड उसको बंद रखा हुआ है, उसकी सेटिंग होगी, आप उस रिकॉर्डर से देख लें। लेकिन फिर भी इसका आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ये वीडियो मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? ये भी जी हमारी ठीक हो स्लाइड गया क्लियर सर। होगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास है। अब ये वो पॉइंट है जिसमें हमने प्रॉपर अपने आप को फोकस रखना है कि जो सेंट्रल बैंक है, जो भी सेंट्रल बैंक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या जिसका डाटा हम चेक कर रहे हैं, वो किन रिस्क इवेंट्स पर फोकस रखता है, किन रिस्क इवेंट्स को देखता है या उसको देख के वो करेगा। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि जो कॉल्स आ रही है ना, वो दूसरे बंदे के लिए आ रही है और वो सोया हुआ है और मैं उसे उठाना चाह रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे बस, ठीक है? जी सर, मैंने अभी बोला। सर मैं दूसरे नंबर से जॉइन कर रही हूँ, अगर आप मुझे कर ले ले लें कोई मसला नहीं है, कर ले। नहीं मैं यहाँ से भी रहूँगी, फिर मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लूँगी मोबाइल में। चले ठीक है, कर ले, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये वो पॉइंट है, ये ज़रा अब आपने गौर से देखना है, या इस पे ही सबसे ज़्यादा गौर करना है। ये वो पॉइंट है जिस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बैंक भी उन इवेंट्स पर फोकस कर रहा होता है जिस पर हमने करना है। क्योंकि बेसिकली हम अगर बैंक को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम अपनी ट्रेड को उस तरीके से नहीं डिज़ाइन कर पाएँगे, हमें पता ही नहीं होगा कि बैंक क्या सोच रहा है। हमने बैंक की तरह ही सोचना है हर दफ़ा, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक वक़्त में 2 या 2 से ज़्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फ़ोकस करता है, जैसा कि आजकल उनका मेन फ़ोकस इन्फ्लेशन पर है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी 2022 से अभी 2024 है, आप देख लें, उनकी स्पीचेज़ देख लें,
उनकी मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात करते नज़र आते हैं, जी इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, हमने इसको कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएँगे, हम इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। और आप थ्रू आउट ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं 2022 से, कि जिसके चलते हुए डॉलर में जो स्ट्रेंथ आती गई है, ठीक है? डॉलर थोड़ा-सा स्ट्रेंथ पकड़ता गया है और डॉलर ऊपर जाता रहा है, 106 तक भी उसका इंडेक्स गया है, आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इन्फ्लेशन एक ऐसा इंडिकेटर होगा, एक ऐसी चीज़ होगी जिस पर मार्केट वोलेटाइल होगी, ठीक है? ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन एक ऐसा इंडिकेटर होगा जिसमें सीपीआई है, जिसमें कोर पीसीई है और जिसमें बाकी इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं, आप जाके वेरीफ़ाई करें कि जब भी वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कंज़्यूमर कॉन्फिडेंट वाला जो है इंडिकेटर, सीबी कंज़्यूमर कॉन्फिडेंट, वो भी इन्फ्लेशन में आता है। तो जब वो डेटा रिलीज़ होगा, आप पिछले पूरे साल का देखिए, तो मार्केट ज़्यादा पिप्स हिलेगी। वो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट और ज़्यादा नुकसान दे सकती है, ठीक है? ये मेन फ़ोकस है कि हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशन पर फ़ोकस है, तो हमने भी इन्फ्लेशन के इंडिकेटर को अच्छे से ट्रेड करना है, ठीक है? और ये हमें पता चलता है कि न्यूज़ के ज़रिए हाँ, अच्छा ठीक है। ये पैराग्राफ का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीबी ने सेंट्रल बैंक ने किन रिस्क इवेंट्स या न्यूज़ या इंडिकेटर को फ़ोकस किया हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चलेगा। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये जस्ट वो नहीं है जो हमें फॉरेक्स फैक्ट्री पर, फाइनेंशियल न्यूज़ पर, एफएक्स स्ट्रीट पर नज़र आती हैं। नहीं, ये ब्लूमबर्ग हो सकता है, ठीक है? रियूटर्स करके शायद है, वो वाला हो सकता है। लेकिन मैं बेसिकली ब्लूमबर्ग को देखता हूँ और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स को देखता हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी होता है। तो हम अब मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल कवर करती हैं चीज़ें ब्लूमबर्ग, ठीक है? और ट्विटर्स पर बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या जब भी हम दोबारा फंडामेंटल पर क्लास करेंगे, तो हम उन चीज़ों को भी मेंशन करेंगे, उनको कहा जाता है स्क्वाक, SQUAWK, स्क्वाक कहा जाता है उन्हें। तो वो उसमें कुछ चीज़ें पेड भी होती हैं, कुछ चीज़ें फ्री भी होती हैं और हम हमेशा फ्री वाली चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स बन जाएँगे ना फंडामेंटल्स के, तब मैं रिकमेंड करूँगा कि तब आप कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो पेड सर्विसेज़ लें, जहाँ पे आपको बैक वक़्त ऐसा होता है कि 1 और 2 सेकंड में आपके पास पूरी की पूरी पूरी रिपोर्ट आ जाती है, जो कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी होती है, ऐसी सर्विसेज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वो वेबसाइट्स और बाकी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। ये बात भी क्लियर हो गई है, येस और नो कर दें, फिर हम आगे देखते हैं। जी क्लियर सर, है सर। यस सर। जी। अच्छा जी, ज़्यादातर सेंट्रल बैंक है वो मेन फ़ोकस करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी पर। मैंने कई बार पहले भी कहा है, अभी भी फिर कह रहा हूँ कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है ना, वो इकोनॉमी में स्ट्रेंथ और वीकनेस भी साबित कर सकती है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक टाइम पे रेट होता है पेट्रोल का 115, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन ही वो 200 क्रॉस कर जाता है, तो वो प्राइस स्टेबल नहीं है। तो जो सेंट्रल बैंक हैं बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के, उनका मेन फ़ोकस होता है कि अगर प्राइस बढ़े या कम हो तो वो पैसों में हो, रुपीज़ में ना हो। जैसे 115 है, 115.50 है, तो वो मैक्सिमम जो चेंज हो ना प्राइस, तो वो 115.70 हो, 80 हो, पैसों में चेंज हो, ना कि वो रुपीज़ में चेंज हो, ठीक है? इसको कहा जाता है कि प्राइस स्टेबल है, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है फेड का। बाकी सारी कंट्रीज़ के बैंक जो है, बैंक ऑफ जापान है या ईसीबी है, आरबीए है, आरबीएनजी है, बाकी जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो उनका सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता है, वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी पर। फेड का भी प्राइस स्टेबिलिटी पर होता है, फेडरल रिज़र्व जो है अमेरिका का बैंक, लेकिन उसका उसके अलावा फ़ोकस होता है एम्प्लॉयमेंट पर। आपको ये पता होगा कि जितने भी फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र करते हैं, वो करते हैं एनएफपी का, कि आज एनएफपी, आज मार्केट में तबाही हो जानी है, आज मार्केट बहुत ज़्यादा हिलेगी, एनएफपी है, एनएफपी है। आप सबको ये अच्छे से पता है, ठीक है? तो वो इसलिए मार्केट उस एनएफपी न्यूज़ पर रिएक्ट करती है, क्योंकि जो फेडरल रिज़र्व है, उसका मेन फ़ोकस जो होता है, वो एम्प्लॉयमेंट पर भी होता है, ठीक है? ये बात भी क्लियर है आई होप। जी, ओके सर जी। अच्छा जी।
अब ये चीज़ लिखने वाली है, खुदा का वास्ता ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी एक ट्रेल देने लगा हूँ मैं आपको, ये एक प्रॉपर चीज़ बताने लगा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट पर फेड जो है वो क्यों फोकस करता है। क्योंकि ये समझ लें कि जड़ है, जैसे एक दरख्त की जड़ें मजबूत हों तो वो दरख्त उतना ज़्यादा मजबूत होता है, फिर आंधी वगैरह भी उसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर जड़ें कमज़ोर होंगी तो वो दरख्त भी गिर जाएगा, ठीक है? तो ये स्लाइड नहीं मिल जाएगी? स्लाइड्स सर एक में क्वेश्चन है जी, सर एक क्वेश्चन है, एनएफपी न्यूज़ किस बारे में होती है सर? वो यही होती है, ये मैं अभी जो ज़िक्र करने लगा हूँ ना, नॉन फार्म पेरोल पर हमने प्रॉपर एक लाइव सेशन किया था, आप नहीं थी उसमें? सर शायद नहीं थी। मसला नहीं है, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, ठीक है? क्योंकि हम ना इसको पूरी स्लाइड्स को मैं चाहता हूँ कि हम 1 घंटे के अंदर-अंदर कवर कर लें, तो वो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो लाइव सेशन पूरा, ठीक है? जी सर, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं क्वेश्चन है कि व्हाई फेड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट? इसके पीछे सबसे मेन जो रीज़न होती है ना, आप ये चीज़ पढ़ें, अगर आपके पास अच्छा रोज़गार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी के पास बिज़नेस भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एम्प्लॉयी हो। तो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अगर आपके पास अच्छा रोज़गार है, तो आप उसी हिसाब से अपने ऊपर खर्च करेंगे, ठीक है? आप उसी हिसाब से, अगर मैं पाकिस्तानी 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा खर्चा 2 लाख के अकॉर्डिंग है। ये हो नहीं सकता कि मैं 2 लाख का 2 लाख अपनी पॉकेट में जमा करके रखूँ और मैं उसको सेव कर लूँ, ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है? इसकी आगे मिसाल ये है कि अगर आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप महँगे फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ब्रांडेड वॉचेस खरीदेंगे, ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदेंगे और आप एक अच्छी शानदार गाड़ी लेंगे, ठीक है? उसके चलते हुए आप एक अच्छा घर बनाएँगे, ठीक है? अब ये चीज़ें नोट करने वाली मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो सारी चीज़ है, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ना, ये फ़ोन रिटेल सेल्स में आता है, ये वॉचेस सेल्स में आती हैं, ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज़ में आती हैं, ठीक है? जो फैक्ट्रीज़ में चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद ये घर कंस्ट्रक्शन के इंडिकेटर्स में आता है, ठीक है? ये क्लोथ्स अगेन फैक्ट्रीज़ में जो चीज़ें पीपीआई, सीपीआई ये सारे बेसिकली इंडिविजुअल तो है, यानी एक बंदा इंडिविजुअली अच्छा अर्निंग कर रहा है, ऑन द अदर हैंड वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहा है, जिसके चलते हुए उस कंट्री में सेल्स अच्छी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही है, पीएमआईज़ अच्छी हो रही है। बात समझ आ रही है? ये बेसिकली आपको दिखने में ये लग रहा है कि ये एक बंदे की लिविंग स्टैंडर्ड है कि वो अच्छी चीज़ें खरीद रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री की करेंसी को स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि वो अच्छा खर्च करेगा, उसके चलते हुए सारी चीज़ें ही अच्छी आएँगी। ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी, क्लियर है सर। ठीक है। और जब आप अच्छा खर्च कर रहे होंगे, तो इसके चलते हुए पीएमआईज़ क्या है? कोई बताना चाहेगा? प्राइस मैंने कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। जी? प्रोडक्ट मैनेजर नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। कोई और बताना चाहेगा? मैंने कई दफ़ा इस पे मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी हैं। परचेज़िंग मैनेजर इंडेक्स होता है और इसमें 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, ऑर्डर्स हैं, मैंने बड़ी तफ़सील से ये बात की है। तो अगर ये सब कुछ चल रहा होगा ना, यानी वो हर चीज़ अपने ऊपर खर्चा कर रहा है, अच्छी पर्सनल स्पेंडिंग कर रहा है, तो पीएमआईज़ अच्छी होंगी। पीएमआईज़ के अच्छे होने से बेसिकली पीएमआईज़ वो इंडिकेटर है, जो कि किसी भी इकोनॉमी का 60 टू 70% होता है। ठीक है? ये वो इंडिकेटर है, पीएमआईज़ का डाटा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़। मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, जैसे कार है, जैसे मोबाइल्स है, जैसे बाकी जो चीज़ें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, वो होता है। और सर्विसेज़ में वो डाटा होता है जो सर्विसेज़ हों, जैसे इंटरनेट की सर्विसेज़ है, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है या कोई इंटरनेट पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, अमेज़न वाली टाइप जो सर्विसेज़ हैं, ये वो सर्विसेज़ होती हैं। तो ये किसी भी इकोनॉमी का 60 टू 70% डाटा होता है। अगर पीएमआईज़ अच्छी आ जाए किसी भी कंट्री की, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि बाकी डाटा के भी आने के अच्छे चांसेज़ हैं, ठीक है? जब हम इनका कोरिलेशन देखेंगे, तब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फ़ोकस क्या है? हमारा मेन फ़ोकस है फेडरल रिज़र्व और बाकी जो बैंक्स हैं, वो कैसे अपनी कंट्री में फाइनेंशियली रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है, एक इंडिविजुअल बंदा अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर पा रहा होता है।
इसी तरह ये एक बंदे की मिसाल है, इसी तरह उस कंट्री में 70 टू 80% अगर अच्छा कमा रहे होंगे तो आप ये सोचें कि वो कंट्री की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो कंट्री अपनी इकोनॉमिकली कितनी वो बेहतर हो सकती है, ठीक है? अब ये इंडिकेटर्स जो हैं ये पीएमआईज़ हमने देख लिया, ये पीपीआई है, पीपीआई मीन प्राइस क्या इसका एब्रिविएशन है? इसका एब्रिविएशन क्या है? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जी? प्रोड्यूसर प्राइस हाँ इंडेक्स। जी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, थैंक यू, मेरे ज़हन से निकल गया था। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और जब ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब इसमें बेसिकली ये सीपीआई में बहुत सारी चीज़ें हैं, पीपीआई प्रोडक्शन वाला डाटा बहुत ज़्यादा है। जब ये सारा डाटा अच्छा आ रहा होगा ना, तो ये सारा डाटा बेसिकली अगर आपकी पीएमआई अच्छी आई तो आप ये समझेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अच्छा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अच्छा होगा और ये सारे डाटे मिलके आपके जीडीपी को अच्छा करेंगे। इसकी मैं आपको कई दफ़ा लाइव में कह चुका हूँ कि ये जो जीडीपी है ना, ये स अमेरिका का 3 पॉइंट अभी 4 आया है, ऐसा ही है ना जो लास्ट अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। तो ये वो डाटा है जो कि किसी और कंट्री का इतना अच्छा डाटा नहीं आया, उसके पीछे क्या रीज़न है कि ये सारे डाटे जो उनके हैं वो अच्छे आ रहे हैं अमेरिका का, जिसके चलते हुए कि 5 कंसेक्यूटिव जो रेट्स की मीटिंग थी, एफओएमसी मीटिंग थी, वो होल्ड हुए हैं, ऐसा 23 साल में पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है? आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे जितना ईज़ी हमने किया है समझ तो आ गई होगी। अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे। जी, एनीवन? हेलो? जी, जी, ओके शाम भाई। नहीं सर, ओके है। यानी सारी समझ आ रही है ना कि ये कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं और ये जो फेडरल रिज़र्व है ये क्यों एम्प्लॉयमेंट पर फ़ोकस करता है। अगर ये एम्प्लॉयमेंट पर फ़ोकस नहीं करेगा तो ये चीज़ें जो हैं बाकी ख़राब होने का अंदेशा होता है। ऑन द अदर हैंड हम चलो इसकी मिसाल ले लेते हैं, वैसे स्लाइड नहीं है कि अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है, उसके पास मंथली अपने आप के लिए सर्वाइव करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे सोच सकता है कि वो ब्रांडेड वॉच खरीदेगा, ठीक है? या मिसाल के तौर पे हम रोलेक्स की मिसाल लेते हैं, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है अगर हम उसको दिरहम में खरीदने जाएँ तो वो यानी 150 के यानी 1.5 लाख की घड़ी तक उसकी घड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है वॉच की। मेरे जैसा बंदा तो नहीं सोच सकता ना कि मैं इतनी महँगी घड़ी खरीदूँ। क्यों? मेरी इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं 150 की रोलेक्स घड़ी खरीद कर और पहन के लोगों को दिखाऊँ कि जी ये देखें मेरे पास 150 की यानी 1.5 लाख की घड़ी है। लेकिन मेरी इतनी पहुँच ही नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूँ। इसी तरह अगर आपकी कंट्री में बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गिर चुका होगा। जैसे पाकिस्तान में वो जो हमारी लाइन है गुर्बत की लाइन, हम तकरीबन 60 टू 70% उस लाइन से नीचे रह रहे हैं। हम मिडल क्लास में भी नहीं है, हम लोअर मिडल क्लास में आते हैं पाकिस्तानी अवाम। 60 टू 70% अवाम जो है वो लोअर मिडल क्लास में आती है। तो वो कैसे सोच सकती है कि वो 1.5 लाख दिरहम वाली घड़ी जो है वो खरीदे, ठीक है? आपने खबरों में सुना होगा कि वो जो तोशा खाना का केस चला था इमरान खान पे, वो पता नहीं कितने करोड़ की घड़ी थी। तो वो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जब तक बेहतर नहीं होंगे, आपकी कंट्री में खुशहाली उस लेवल पे नहीं आएगी। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। अगर बेरोज़गार बंदा होगा तो वो ये सारी चीज़ें उलट हो जाएँगी, वो सोच भी नहीं सकता है ऐसी लाइफ़ के बारे में, ठीक है? चलें जी, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, आप ये देखें, इसकी मैंने मिसाल ली है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ठीक है? और ये नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है, ये सब जब आती है खराब, ये भी 2022 या 23 का डाटा होगा, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ये कब स्क्रीनशॉट लिया है या यहाँ पे होगा। नहीं, ये हमारा फरवरी का डाटा है, ठीक है? इसी साल का फ़ेब का डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपके मिस हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है? ये नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी जो है वो मिस हो जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं आती और फिर ये जो लेबर कॉस्ट है वो अच्छी नहीं आती। तो आप ये देखें कि आपके डॉलर के साथ क्या हुआ। ये वो टाइम था जब न्यूज़ रिलीज़ होती है और उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ से एकदम से जो है स्पाइक तरह का लगता है और आप इसको डॉलर को वीक देखेंगे। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि आपने इन चीज़ों पर भी फ़ोकस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट पर फ़ोकस करना है। उसके बाद पीसीई, कोर पीसीई जो है, सीपीआई का डाटा जो है और सीपीआई ईयर बाय ईयर इन सब चीज़ों को आपने फ़ोकस करना है और इन्हीं से ही हम अपना पैसा बना सकते हैं। आई होप ये बात भी आपको क्लियर है। तो अब हम चलते हैं कि हमने इन
इंडिकेटर्स को तो समझ लिया कि जिस पर उसने फ़ोकस किया हुआ है बैंक ने, और वो क्या कैसे जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब हम अपने लिए देखते हैं कि हमने कैसे ट्रेड को डिज़ाइन करना है, हम किस तरह इन इंडिकेटर्स को देखते हुए अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। तो अब ये हमारे पास एक जो है स्लाइड, आप इसको देखें। हमने न्यूज़ के इम्पैक्ट को ट्रेड करना होता है। कई दफ़ा आपने ये फ़िक्रा सुना होगा कि बाय द रूमर्स सेल्स द फैक्ट, ठीक है? कि फैक्ट जो है, जो हकीकत है, उसको सेल करो और रूमर्स को बाय करो। इससे मुराद सिंपल सी ये है कि जब आपको न्यूज़ के थ्रू, या आप कोई ब्लूमबर्ग टाइप यूट्यूब चैनल वगैरह फ़ॉलो करते हैं या ट्विटर पर उनको फ़ॉलो करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि बेसिकली मीटिंग से पहले ही वो जो होती है ना चैम-ओ-गोइयाँ, जिसे हम गॉसिप्स कह लें, कहते हैं कि हो रही होती हैं कि भाई ये होने वाला है, ये हो सकता है, फेड इस दफ़ा रेट कट करेगा। तो हमने उसी को मार्केट में जो चीज़ें र्यूमर्स की तरह अफ़वाहें चल रही होती हैं, उसी को देखते हुए हमने पहले अपने आप को तैयार करना है कि ये होने वाला है और हम इसके लिए रेडी हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ रिलीज़ हुई, तो हमने ये देखना है कि वो इकोनॉमी और करेंसी पर क्या असर कर रही है। ये वो मेन पॉइंट होता है, ये 2-3 लाइन्स जो हैं। इससे ये होगा कि आपको ये पता चले कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड हुआ। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, तो मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था, आपको याद होगा कि भाई रेट होल्ड पर आपने ट्रेड नहीं करनी। याद है सबको? तो मैंने आपको उसी टाइम मना किया था कि भाई स्पीच को लाज़मी सुनना है, ठीक है? जब तक आप स्पीच नहीं सुनेंगे, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे, तब तक आपने नहीं ट्रेड करनी। अगर आप ये देख लेते कि 5.5% हो चुका है और आप कहते कि जी रेट तो कट हुआ नहीं, तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो डॉलर ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कई दफ़ा यानी ग्रुप में उसी दिन 3 से 4 दफ़ा मैसेज किया कि भाई ट्रेड मत करना जब तक आप स्पीकर को ना सुन लें, जब तक आप स्पीच ना सुन लें। याद है ना सबको? जी, जी सर, याद है। हाँ जी, उसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि भाई आपको नहीं पता स्पीकर ने आके क्या बोलना है अभी। वो मैनिपुलेट कर दिया था कि भाई हमारा इंडिकेटर जितने भी रिस्क इवेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम जो है रेट कट नहीं करने वाले, हम बल्कि एक रेट हाइक देख रहे हैं। आज पावेल ये कह देना कि हम एक रेट हाइक देख रहे हैं। अभी गोल्ड जो है वो 2200 कुछ पे ट्रेड हो रहा है। ये अगेन आपको 2000 के करीब नज़र आएगा, ठीक है? सिर्फ़ उसके एक बात करने से कि हम एक रेट हाइक देख रहे हैं। तो हमने ये सारा फ़ोकस जो है ना वो इन चीज़ों पर भी देखना होता है। और अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब जॉबलेस क्लेम्स बढ़ रहे तो उससे उसने करेंसी को वीक किया। जॉबलेस क्लेम्स क्या हैं? वैसे कोई बंदा बता सकता है? अगर नहीं, वैसे टाइम शॉर्ट है हमारे पास, नसीर भाई बताइएगा टाइम कितना है हमारे पास? सर टाइम सर जी ऐसे तो नहीं पता लगेगा। नहीं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा? ठहरो मैं देखता हूँ। सर 9:38 हो गए। 17 मिनट्स हैं, ठीक है हमारे पास एडमिन के टाइम। पास ही है सर ये। सर मैं बताती हूँ जॉबलेस क्लेम का। जी, जी बताएँ। सर जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती है वो फिर गवर्नमेंट में अपना जॉबलेस क्लेम करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उनके खर्चात उठाती है, जिसकी वजह से करेंसी जो है वो वीक होती है। जी, बिल्कुल यही बात है। जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ़ थोड़ा-सा फ़र्क होता है, वो यही फ़र्क होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बेरोज़गारी का है और जॉबलेस क्लेम्स वो उन क्लेम्स का है जो बेरोज़गार बंदे इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं कि हमें पैसा दिया जाए, हम जो है अपना गुज़र-औक़ात करें, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। वेल डन मिस्टर अमीन। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इससे ये फ़र्क पड़ा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें देखते हैं, हमने ये सोचना होता है कि सीबी जो सेंट्रल बैंक जो है ना, वो क्या सोच रहा है? हमारा जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, मेन चीज़ एक तो हमने ये देखना है कि उसने फ़ोकस किस पर किया हुआ है, दूसरा हमने ये देखना है कि वो सोच क्या रहा होता है, ठीक है? किसका मैसेज आया? अच्छा, उसका मैसेज आया है, कोई मसला नहीं है, नसीर भाई, अगर हमारी क्लास अधूरी रहती है तो आप एक लिंक क्रिएट करके ग्रुप में फेंक दें, ठीक है? जी, ठीक है सर। अच्छा जी, अब जो है हमने ये देखना है कि सीबी क्या सोच रहा है, और जैसा सीबी सोच रहा होगा, हमने उसी हिसाब से सोचना है। जैसा कि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, डॉलर के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हमारे जेरोम पावेल जो फेड के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हम इस साल के आखिर में
4.6% रेट देख रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, वो है 5.5%। यानी अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो 3 रेट कट्स होने हैं, ठीक है? ये उन्होंने कहा है। और ये हो सकता है जब कोई बंदा रिमार्क्स दे देता है ना, वो चाहे कोई भी मेंबर हो, वोटिंग मेंबर होते हैं और नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं। जो वोटिंग मेंबर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन होता है वो तो चेंज ही नहीं ना होता। तो अब ये चेयरपर्सन के रिमार्क्स हैं कि हमने 3 रेट कट करने हैं। तो अगर वो 3 रेट कट कह चुका है तो हमने ये फॉलो ज़रूर करना है कि अब हम उस करेंसी को वीक होता देखेंगे। ठीक है? जी ठीक है सर। तो ये चीज़ है कि हमने मेन जो चीज़ है ना, सबसे मेन जो चीज़ है, अगर फंडामेंटल्स अगर आपने अच्छे से फ़ॉलो करना है, तो आपने उनके स्पीकर्स को मिस नहीं करना। उनके स्पीकर्स की चाहे आपको वो कमेंट्री मिल जाए, ठीक है? या स्पीच मिल जाए या आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाए, आपने वो रिमार्क्स कभी भी नहीं छोड़ने, क्योंकि सारी गेम जो है, वो इदारों को चलाने वाले जो बंदे हैं, उन पर होती है। ठीक है, डाटा को तो हम फ़ॉलो करेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट जो लोग मिस करते हैं, वो इन लोगों को सुनते ही नहीं है। एफओएमसी वाले दिन बहुत सारे लोगों ने इनको सुना ही नहीं है, जो टेक्निकल ट्रेडर्स होंगे। वो जस्ट देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, अच्छा जी अब ये बाय जा रहा है तो बाय कर लो, लेकिन वो बाय दिखा के आपको सेल में ले जाता है और जिसके चलते हुए मसले बनते हैं। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कि न्यूज़, रिस्क इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये जब रिलीज़ होते हैं तो ये बैंक उसको देख रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये डाटा सारा गंदा आना शुरू हो जाता है, वीक आना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है? करेंसी में मनी फ्लो कम हो जाती है कंट्री में, आई मीन। तो फिर बैंक उसको देख रहा होता है। बैंक बेसिकली अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज कर रहा होता है, वो इन्हीं इंडिकेटर्स को, इन्हीं सर्वेज़ को, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो ये सारा काम कर रहा होता है। तो आपने ये देखना होता है कि अगर सेंट्रल बैंक इनको देख के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस, रेट कट या रेट हाइक की तरफ जा रहा है, तो ये वो मौका होता है जिसमें हम अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करना है। दिस पॉइंट इज़ क्लियर, प्लीज़ लेट मी नो। क्लियर सर। ठीक है, यानी ये पूरी स्लाइड जो है, ये भी एक अहम स्लाइड है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया है। स्पीकर्स पर ज़्यादा फ़ोकस है मेरा, ठीक है? सेंट्रल बैंक के जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी हो या उनकी हाइकिंग साइकिल हो या वो रेट कट की तरफ जाना चाह रहे हों, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है? आई होप ये क्लियर है, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। चलें जी, अब हम यहाँ से, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आई होप कि आप लोगों को ना दोबारा लिंक क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जी, जी कर लेंगे सर। इसलिए आप थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर जो है इसमें अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया और अच्छी तरह इसको आपने अगर वो कर लिया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप फंडामेंटली जो है ना इस क्लास से ही काफ़ी कुछ अपना नज़रिया बनाकर उसको देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेन टूल स्टार्ट होते हैं और नंबर 1 पे जो मैंने आपको उस दिन अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट जो है ये मेन टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, इन्फ्लेशन, जब कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महँगाई हो तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएगा, ये भी ऑलरेडी हमने इसको देख लिया है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे जो नई चीज़ आती है वो आती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि जब कंट्री में महँगाई ना हो, मिसाल के तौर पे कंट्री में हर चीज़ एक्सेसिबल हो, तब क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देगा। ठीक है? सिंपल सी बात है, लेकिन ये आजकल के दौर में तो डिफ्लेशन वाला हिसाब है ही नहीं। हम यहाँ पे यूएई में रहते हैं, जब मैं यूएई में आया था तब ₹1 वाली चीज़ जो है वो आज ₹3 से भी ऊपर है। ठीक है? तो डिफ्लेशन बस एक, क्योंकि ये एक नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बताना था कि जब डिफ्लेशन होगी तो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको भी कम कर दिया जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? ये सेम न्यूज़ से हमने ये जानना होता है कि सीबी हॉकिश है या डोविश है। किस भाई ने क्वेश्चन किया था हॉकिश एंड डोविश का? तो ये प्रॉपर आशिक। आशिक भाई ने किया था? जी, हाँ। आशिक भाई, ये हॉकिश बेसिकली एक परिंदा है जो बहुत ऊँची उड़ान उड़ता है, ठीक है? ये एक बाज़ की तरह परिंदा होता है, ईगल की तरह, जो पहाड़ों से ऊपर, वो इलामा इकबाल का एक शेर भी है, मुझे अब याद नहीं है, शाहीन पता नहीं क्या करेगा। तो वो ना बहुत ऊँचा उड़ता है।
तो ये ऊंचा उड़ना, इसको हम सिंबल समझ लेते हैं कि रेट को वो ऊंचा हवा में उड़ाएंगे, ठीक है, सादा से लफ्जों में, यानी वो रेट इंक्रीज करेंगे। हॉकिश से मतलब होता है रेट इंक्रीज करेंगे। इसी तरह जैसे ये एक परिंदा है, इसी तरह एक डव परिंदा है जो कि बिल्कुल थोड़ी ऊंची उड़ान उड़ता है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ा उड़ता है वो, कह लें जी शायद हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक उड़ता है, इससे ऊंचा वो उड़ नहीं सकता। जिसके चलते हुए हम इसको, इससे हम ये सिंबल लेंगे कि ये रेट को डिक्रीज करेंगे, यानी ये रेट को कट करेंगे, रेट को बढ़ाएंगे नहीं, रेट कट होंगे, ठीक है। सर वेरी वेरी सिंपल। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछो। सर हमें उनके किन अल्फाज से पता चलेगा कि वो हॉकिश हैं या डोकिश हैं, क्या कहना चाहते हैं? यार मैंने प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो भी बना के शेयर की थी, अगर आपको याद हो, टिकटॉक पर। उन्होंने कहा था कि हम रेट को कट करके 4.6 पर लेके जाएंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। तो जी ये जी क्या हुआ, अगर वो रेट को कट कर रहे हैं तो वो रेट को इंक्रीज तो नहीं ना कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम रेट को डिक्रीज करेंगे, रेट को कट करेंगे। अभी रेट है 5.5% पर, वो कह रहे हैं जी कि हम इसको लेके जाएंगे 4.6% तक। तो ये जो फिगर है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये ज्यादा का है या कम का है? सर कम का है। तो डेफिनेटली वो डोविश होंगे, इसमें तो कोई वो मंतक वाली बात ही नहीं है ना। अगर वो कहते कि हम रेट को 6% तक देख रहे हैं, जी अगर वो ये कह देते कि हमारा हमारा टारगेट है 6%, तो क्या होता? तो हॉकिश होएगा। तो हॉकिश होगा। बस वेरी सिंपल, आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर हॉकिश है तो रेट बढ़ेंगे, डोविश है तो रेट कट होंगे। बाकी वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, जी सर। वो सीधा सीधा नहीं कहेंगे। आपने मेन फोकस रखना है कि वो कैसे हॉकिश होगा और कैसे डोविश होगा, वो क्या बयान दे रहा है, क्या उनका मेन टारगेट है। तो ये चीज़ें, और हॉकिश होगा तो क्या होगा आशिक भाई, थोड़ा बताएंगे मुझे? हॉकिश होएगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होएगा, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो डॉलर स्ट्रांग होएगा। नसीर भाई लिंक क्रिएट करें। जी मैंने सर रेडी कर लिया, आप करें मैं देख रहा हूँ, टाइम भी 6 मिनट रहते हैं अभी। ठीक है, अगर हॉकिश होगा तो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा आशिक भाई? डॉलर स्ट्रांग होएगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन द अदर हैंड डोविश होगा तो डॉलर वीक होगा। वीक होएगा। ठीक है, माशाल्लाह हाँ। सबको समझ आ रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने बड़ा इजी क्लास को डिजाइन किया, किसी को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो रही। ठीक है, तो नसीर भाई अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ओह बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। तो हम लेते हैं ब्रेक 5 मिनट का, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ही ओके। खत्म करता हूँ, 5 मिनट बाद दोबारा आप लिंक भेजिएगा। तो और जिशान भाई रिकॉर्डिंग तो कंटिन्यू रहेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग इसको मैं बंद कर रहा हूँ ना, इस रिकॉर्डिंग को अभी यहाँ पे बंद करते हैं। हाँ जी, अभी नजर आ रही है? हाँ जी जी। सर। चलें जी, ठीक है, ये वो स्लाइड है, इंटरेस्ट रेट हमने देख लिया। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट का काम हमने देख लिया। अब हमारा जो सेकंड टूल आ रहा है वो आ रहा है प्राइस लिमिट, और जिसे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहेंगे। अगर आप न्यूज़ में या किसी आर्टिकल में QE देखें ना, तो आप समझ जाएं कि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का कह रहे हैं। और क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, वो उसमें रेट हाइक नहीं होते, उसमें प्राइस जो है वो लिमिट लगा चुके होते हैं। अब प्राइस लिमिट से मुराद, ज़रा ध्यान से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि जब ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था या सुना था, मुझे भी ये थोड़ा मुश्किल लगा था समझने में, लेकिन मैंने बहुत इजी करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। पहले हम ये पढ़ते हैं जो हमने लिखा हुआ है, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। तो अच्छा जी, प्राइस लिमिट या क्वांटिटेटिव ईजिंग में सीबी अपनी करेंसी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होने से बचाने के लिए, अब ये बात आप लोगों के लिए शायद बड़ी हैरान कुन हो कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्या होता है। करेंसी जब स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंट्री को फायदा होगा, ऐसा ही है ना, कि जब करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है तो उस कंट्री को फायदा होता है या नुकसान होता है? जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फायदा होता है। फायदा होता है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे मैंने कहा है सीबी, सेंट्रल बैंक, अपनी करेंसी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होने से बचाने के लिए, बचाने का क्या मकसद होगा? फिर क्वेश्चन बनता है ना, आपके जहन में होना चाहिए ये क्वेश्चन कि ये क्या क्वेश्चन है इसका भी। जी जी सर वो पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी शायद, इसलिए। जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होने से बचाने के लिए जो है ना, सीबी एक प्राइस लिमिट लगा देता है। मिसाल के तौर पे इंडेक्स को जहन में रखते हुए हम ये कहते हैं कि
जो हमारा फेड है ना वो कहता है कि हम अपनी करेंसी को ना 110 से ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर ये 110 पे चला जाए तो ये हमारा टारगेट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब होगा क्या कि जब वो इंडेक्स जो 100 कंपनीज का इंडेक्स है DXY, वो जब 110 को टच करेगा ना तो वहां से फॉल होना शुरू हो जाएगा, वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब करेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो जब करेंसी स्ट्रांग होती है तब मुल्क में या उस कंट्री में हालात अच्छे नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कंट्री में गरीब आवाम है, जो क्या उसे कहते हैं उर्दू में, मतवस्त तबका जो होता है, उसकी एक्सेस ही नहीं हो पाती कि वो करेंसी तक पहुंच पाएं, उस करेंसी तक चले जाएं या उनके पास एक्सेसिव करेंसी हो जाए। उसकी रीज़न ये होती है, जैसे नसीर भाई ने हमारी क्लास स्टार्ट होने में ये कहा था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो जितने भी इन्वेस्टर्स हजरात होते हैं वो अपने पैसे बैंकों में जमा करवा रहे होते हैं और उनको अच्छा खासा इनकम मिल रही होती है। वो कोई नया कारोबार नहीं शुरू करते। जब वो नया कारोबार शुरू नहीं करेंगे तो उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसका कंट्री में बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसके चलते हुए जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। लोगों के पास पैसा नहीं होगा चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। और जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो बेचारे और गरीब होते जाते हैं जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाए। एनी क्वेश्चन ऑफ इट? किसी का सवाल है इस पर बता दें। नहीं सर। अब ये हवा में बातें नहीं मैं कर रहा, ये हुआ है 2008 में या 9 में। स्विस बैंक जो है SNB, स्विस नेशनल बैंक, उसने ऐसा किया था। 2008 की बात है या 2009 की बात है, मुझे ये सही तरह याद नहीं है। ये उस दौर में उन्होंने कहा था कि ये हमारी प्राइस कोट है, हम इससे ऊपर अपनी करेंसी को नहीं जाने देंगे। ये ही हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस का शिकार है, यानी ये हमें इतनी ही फिल वक्त जरूरत है कि हमारी करेंसी इतनी मजबूत हो। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये 110 को टच करेगी ना, जब हम फेड की मिसाल ले रहे हैं तो फेड रेट जो है 110 को टच करेगा वो इंडेक्स, यहाँ पर जो बैंक है ना वो खुद ही इसको सेल करना शुरू कर देगा, अपनी करेंसी को वो खुद एज अ सेलर बन के सेल करना शुरू कर देगा। उसकी मिसाल हमारे पास ये पिक्चर में है जो कि मैंने ग्रुप में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा हो या समझा हो या समझने की कोशिश की हो तो आपको पता चलेगा। अब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसे QE कहा जाता है या प्राइस लिमिट कहा जाता है, इसकी मिसाल आपके सामने ये बहुत इजी करके जिस भी बंदे ने, ये कोई ग्रुप है उसने बनाई हुई है, तो उन्होंने क्या मिसाल दी हुई है कि ये सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है उर्दू में हौसला अफजाई। यानी अगर हम और इसको सिंपल कर दें तो ये है कि जब सेंट्रल बैंक डिसाइड कर ले, फैसला कर ले कि वो मनी की सप्लाई को बढ़ाएगा, इन सिंपल वर्ड्स, यानी वो स्टिमुलेट करेगा, सर्कुलेट करेगा अपनी करेंसी को कंट्री में, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल बैंक जो है वो बाय करेगा बॉन्ड्स को, जो हम 10 ईयर बॉन्ड्स की शक्ल में देखते हैं, 5 ईयर्स की शक्ल में देखते हैं, 2 ईयर्स 1 ईयर की शक्ल में देखते हैं। अब वो किन से बाय कर रहा होता है? वो कमर्शियल बैंक से बाय कर रहा होता है। ठीक है, वो इस बैंक से खरीद रहा होता है, वो खुद खरीद रहा होता है ताकि क्या हो, जिसके चलते हुए जो पैसे हैं वो मार्केट में आ जाएं। जब जो बैंक के पास पैसा आएगा, यानी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से कुछ चीजें खरीदी तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा देगा कमर्शियल बैंक को। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो वो ऐसी स्कीम्स या ऐसी चीजें बनाएगा जिसके चलते हुए वो जो लोन की शक्ल हो, ठीक है, वो कोई स्कीम हो रोजगार की शक्ल में हो, वो कोई कंपनीज की शक्ल में हो, कोई भी स्कीम ऐसी फिर कमर्शियल बैंक बनाएगा जिसके चलते हुए वो इन्वेस्टर को कहेगा कि भाई आओ, आप ऐसा करो, आप हमारे पास, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे पास रखो और मुझसे 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, प्लाजा बनाओ या आप कोई कंपनी बनाओ, और जब आपको आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो आप रिटर्न में मुझे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पैसे देना शुरू कर देना। बेसिकली गेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर कमर्शियल बैंक आपको ऑफर करता है, आप लोन लेते हो, जब आप लोन ले लेते हो तो आप कंपनीज में करते हो, इन्वेस्ट करते हो, नई कंपनी बनाते हो, नई चीजें बनाते हो, जिसके चलते हुए आप एम्प्लॉयमेंट
को भी क्रिएट कर रहे होते हो, जो बेरोजगार बनते होते हैं वो आपके पास आके काम भी करते हैं, आप ग्रो भी करते हो और फिर आप पैसा बनाते हो। जब आप पैसा बनाते हो तो इन रिटर्न जो है आप इसको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में दे रहे होते हो। ये जो सारा साइकिल है ना, ये सारा साइकिल बेसिकली है क्वांटिटेटिव ईजिंग का, जिसमें ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिसमें मार्केट में पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको इतना एक्सप्लेन करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर फिर भी है तो पूछ सकते हैं। सर ये क्वांटिटी इजी और इंटरेस्ट रेट कम होने में क्या फर्क है सर? जी मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। लेकिन ये जो सारी ये 6 स्टेप जो है ये समझ आ गए हैं? ये सर एक्सट्रीमली समझ आ गई है सर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग का मेन पर्पस क्या है। मार्केट में पैसे की सप्लाई को बढ़ाना, मार्केट में पैसा सर्कुलेट करना। तो जब मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा तो वो कैसे होगा? जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा उससे बाहर निकालेंगे। तो इन्वेस्टर उसमें से पैसा कैसे बाहर निकालेंगे? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। जी बिल्कुल। अभी समझ आ गई सारी? इंटरेस्ट सर वही मैं पूछना चाह रहा था कि वो तकरीबन सेम ही इंटरेस्ट रेट अगर बैंक कम कर दे फिर भी तो मनी का फ्लो बढ़ सकता है ना? लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये हो सकता है ना कि जो इन्वेस्टर्स है वो यूरो बैंक से उठाएगा तो वो जी। जाके बीओजे में डाल देगा जिधर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो इन्वेस्टर जो है वो तो ये भी कर सकता है ना। लेकिन ये जो चीज है, समझ आ ये जो आपको ऑफर दी जा रही है, बेसिकली दिस सिनेरियो इज डिफरेंट। यहाँ पे ये जब मैं लोन लूंगा, एक मिसाल है, मैं अपनी प्रॉपर्टी रखूंगा बैंक के पास और मैं लोन लूंगा, तो ये लोन मुझे कौन दे रहा है? बैंक। इसमें मेरा पैसा तो नहीं है। अगर मैंने 100K लिया इनसे तो ये 100K मेरा तो नहीं है ना, ये तो बैंक का है। अभी जी, समझ बिल्कुल। आई? तो जी, सर। ये होगा, लेकिन ये तब ही होगा, ये भी लाजिम और मलजूम वाला हिसाब है। QE तब ही होगा जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा। ये बात ज़हन में रख लेना। जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा तो ये वाली ऑप्शन इनके पास आएगी नहीं। सही है? ठीक हो गया सर। और किसी का इस पे क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर, मेरा एक है। जी पूछें सर, पूछें। अगर फर्ज करें मेरे पास एक प्लाट पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू अभी 10 लाख है, जी तो वो मैं प्लाट बेचता हूँ, 10 लाख रुपए मैं बैंक में रखता हूँ सेविंग अकाउंट में, ठीक है, और उसी प्लाट की वैल्यू 2 साल बाद 20 लाख हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो मेरा पैसा है ना वो उसकी वैल्यू 10 लाख की है, बैंक में पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन तो बैंक आपको दे रहा होता है ना इंटरेस्ट रेट। आपकी 10 की 10 नहीं होगी। अगर आप सेविंग अकाउंट में चलते हैं तो आपको साल का 22% मिलता है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है मेरी आवाज ही आपने ओपन की हुई है, उसको आप बंद कर दें क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही है, या उसको बंद कर दें या आप माइक बंद कर दें। अच्छा, ठीक है सर। देखिए, इंटरेस्ट रेट आपको पाकिस्तान में 22% मिलता है। पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 10 लाख का इंटरेस्ट रेट करते हैं, 10 लाख यानी मिलियन को अगर आप 22% पर करते हैं तो आपको साल में 2,20,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये साल का आपका इंटरेस्ट रेट बनता है। तो बहरहाल खैर, ये हमारा, तो ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि प्रॉपर्टी और ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, सम टाइम अभी जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना फायदा नहीं होगा कि 1 साल बाद ही वो आपको डबल दे दे। आजकल के दौर में, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा वो है ना, शिकार है, क्योंकि आपको टैक्स बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। खैर, बहरहाल आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी हम ये देख लें कि हमने यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम ये इसको थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं। प्राइस पर हम अपनी करेंसी को, यानी बैंक करेंसी को सेल करना शुरू कर देता है। इट मींस जब करेंसी उस लेवल को टच करती है तो प्राइस फॉलिंग होने लग जाती है। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि सीबी खुद उस करेंसी को सेल करने लग जाता है, जिसके नतीजे में सप्लाई पैदा होती है। देखो, एक बात मैंने कई दफ़ा बोली है, अभी मैं फिर बोलता हूँ, दुनिया में जितने भी कारोबार है ना, जितने भी, वो 2 चीज़ों पर ही चलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर। कई दफ़ा मैंने ज़िक्र किया है। ये सिर्फ़ एक रिमाइंडर के तौर पे है कि आपको ये पता चल जाए ना कि आज गोल्ड की वैल्यू है रियल मार्केट में, तो आप गोल्ड को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। जब आपको ये पता चल जाए ना कि अब गोल्ड गिरने वाला है, इसकी सप्लाई बढ़ चुकी है, तो आप गोल्ड को सेल करना शुरू कर दोगे।
रियल मार्केट में भी ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कहा कि पाकिस्तान में अभी प्रॉपर्टी का जो सीन है वो वैसा नहीं चल रहा। उसके पीछे रीज़न ये है कि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, जिसके चलते हुए वो नहीं हो गया। ये एक्सप्रेस प्रिंटिंग वाले कौन है, कोई बताना चाहेगा मुझे? भाई मैं मेरा मोबाइल ऑफ हो जा रहा है, चार्ज नहीं। अच्छा, ठीक है जी, आशिक भाई हैं, चले मैं इनको ले रहा हूँ। अच्छा, वो ना बंद कर दीजिएगा ज़रा माइक को। अच्छा, ओके ठीक है। तो अब ये डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज़ ऑफ करें। आशुक रहमान ने 2 ऑन किए हुए हैं ना, एक हाँ बंद जी, कर दें। प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कोई हाल नहीं है। उसके पीछे ये रीज़न है कि आजकल पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते हुए कोई बंदा भी प्रॉपर्टी को नहीं खरीद रहा। जो इन्वेस्टर्स हैं, क्यों? उनको पता है कि अगर वो खरीदेंगे तो उनके पास उनकी प्रॉपर्टी बिकने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं खरीद के रख लेता हूँ और मैं उसको सेल पे लगाऊँगा, हो सकता है मुझे 1 साल तक कोई उसका ग्राहक ही ना मिले, कस्टमर ही ना मिले, जिसके चलते हुए आजकल पाकिस्तान में प्रॉपर्टी तो बहुत पड़ी है, प्रॉपर्टी बेशुमार पड़ी हुई है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी सप्लाई होगी, वो सप्लाई में पड़ी है। लेकिन जो कम होगी उसका मतलब है कि वो डिमांड का काम करेगी और वो डिमांड होगी। दुनिया में जितने भी कारोबार हैं ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलते हैं, चाहे एक किराने की दुकान है। अगर आप किराने की दुकान जंगल में बना लेंगे या किसी ऐसी जगह के पे बना लेंगे जहाँ पे आबादी नहीं होगी, तो वो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। हालाँकि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं किराना स्टोर पर, लेकिन वो फिर भी नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पे बंदे इंसान रहते ही नहीं है, तो उसको किसने खरीदना है? एंड वेरी सिंपल, ठीक है? तो अब ये चीज़ जो है ना, अगर हमें पता चल जाए कि बैंक जो है वो क्यूई की तरफ जा रहा है, तो हम उस करेंसी को क्या करेंगे? कोई बंदा बताना चाहेगा? सेल करेंगे सर जी। हाँ जी, हम उस करेंसी को सेल में देखेंगे, जैसा कि सर आज यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि अभी कोई आप तो शायद न्यूज़ देखते हैं ट्विटर पे भी, अभी कोई सीबी ने कोई लिमिट रखी हुई है, प्राइस की लिमिट रखी हुई है अभी कुछ बेसिकली या नहीं? अभी इतना ईज़ी नहीं है ना, अभी वो अच्छा, ठीक हो गया। अभी मैनिपुलेशन करते हैं, वो अभी सीधा-सीधा नहीं बताते। लेकिन अभी हमने ये देखना है ना कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्वांटिटेटिव ईजिंग का। तो मैं ये जी, क्वेश्चन करता हूँ कि किसको नहीं पता कि ये यूएसडी का बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रहा है? किसको नहीं पता? सही। सबको ही पता है ना, क्योंकि जी, अब वो जी। रेट कट करने की तरफ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सेल के लिए अपने आप को रेडी रखेंगे। अगर आपने मौके पर ही 1980 पर जब था गोल्ड, अगर आपने बाय किया होता तो आज वो कितने पिप्स आपको दे चुका है, कितने ज़्यादा पैसे दे चुका है वो आपको, ठीक है? जी सर। चलें, अब हम ये देखते हैं, अगर ये पता चल जाए कि किसी भी कंट्री के सीबी ने ये प्राइस कोट कर दी है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका होता है पैसे बनाने का। जैसा कि माज़ी में स्विस और बीओजे ने भी प्राइस कोट दी थी। बैंक ऑफ जापान ने भी एक दफ़ा दी थी और स्विस ने तो दी ही दी थी, ठीक है? और बैंक ऑफ पंजाब ने ये नहीं कहा था कि मैं जो हूँ ना वो अपनी करेंसी को बेचूँगा। बैंक ऑफ जापान ने रिसेंटली, पिछले साल की बात है, उसने कहा था कि मैं यूएसडी जेपीवाई को, उसका एक इस बैंक ऑफ जापान का मेंबर था, उसने कहा था मैं यूएसडी जेपीवाई को ना 141 पे शायद देख रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई के पेयर की बात की थी, ये रिमार्क्स थे। जब ये रिमार्क्स आए थे ना, तो उस टाइम पे आई डोंट नो 144 पे था या जितना भी था, अभी मुझे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। तो ये उसने प्राइस को टच किया था। इसीलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि मेंबर्स के जो रिमार्क्स हैं, जो स्पीच है, उसको प्रॉपर आपने ज़हन में रखना है, उसको नहीं छोड़ना। इसी तरह जैसे जिशान भाई आपने पिछले दिनों एक एएनजेड का भी बताया था कि ये जो पेयर है यूरो सीएचएफ का, हाँ जी। उसमें भी आपने बताया था कि ये जो मार्केट है हाँ, ऊपर जाएगी। एएनज़ी जो है ना वो बेसिकली कंबाइन है न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बैंक की जो कमेटी है ना, वो कंबाइन उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने अपना नहीं कहा था, उन्होंने एक परसेप्शन दी थी किसी और करेंसी की। यूरो सीएचएफ उनकी करेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत गहरी छाप रखते हैं इकोनॉमी पर, इसलिए उन्होंने दी थी। ठीक है? ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, अगेन हमारी ये तीनों चारों चीज़ें सारी कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने इनको इंटरेस्ट रेट के बाद आ जाता है कि वो डिक्रीज़ होगा इंटरेस्ट रेट, और नंबर 3 है लैंग्वेज। लैंग्वेज में कमेंट्री है, रिमार्क्स हैं, स्पीचेज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको लैंग्वेज कहेंगे, लैंग्वेज पुकारेंगे, ठीक है?
समझ आ गई है ना कि अगर आपको कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो अगर उस पे ये लिखा हो कि फेड की लैंग्वेज ये कह रही है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि उनकी क्या कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी हम अपनी आम रूटीन में या यूज़ करते हैं वर्ड, तो इसको वो समझ लें कि ये हमें मेंबर से पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है या रिमार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। ये अगेन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कमेंट्री भी है, कमेंट्री आर्टिकल की शक्ल में भी हमें मिल सकती है, जैसा कि ये आर्टिकल है जिसमें प्रोजेक्शन की गई थी कि ये होगा, वो होगा। तो अब हम इस पे रियल मिसाल अभी थोड़े दिन पहले की ही मिसाल है, आप ये देख सकते हैं कि रिसेंटली फेड चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होने हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि डॉलर को काफ़ी नुकसान हुआ और उसके अगेंस्ट गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है? ये तो हमने कई बार हमने ये रिसेंटली देखा, इसलिए मैंने इसको रिसेंटली ही ऐड किया है। इसी तरह हम इसे आर्टिकल की शक्ल में भी देख सकते हैं, जो कि न्यूज़ की शक्ल में भी हमारे सामने आता है कि सीबी अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रही है या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ। ठीक है, किसको पता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का? क्यूटी का किसको पता है? किसी को पता है? जी सर, वो प्राइस लिमिट बढ़ाएंगे सर, फिक्स नहीं करेंगे। यानी प्राइस लिमिट नहीं बढ़ाएँगे, वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे, बेरोज़गारी को वो खुद बढ़ाएँगे, ठीक है? वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो। अब ये भी एक ट्रिकी पॉइंट है, जब मैं फंडामेंटल्स कर रहा था, इस्माइल भाई ने मेरा ख़्याल है हमें नहीं जॉइन किया हुआ, तो ये मैंने क्वेश्चन किया था कि सर फेड जो है, ये जेरोम पावेल जो है, ये जब भी स्पीच देता है, ये कहता है कि हमने जो है ना एम्प्लॉयमेंट को बहुत बेहतर करना है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनको क्या फ़ायदा होगा? तो मेरे इस क्वेश्चन पे ना वो जो हमारे टीचर थे ना, उन्होंने यकीन मानो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है, इनवैलिड क्वेश्चन है। जबकि ये बात सही है कि आपका अब चेयरपर्सन आके कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मैं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की यानी रोज़गार की बात कर रहा हूँ कि वो ब ज़्यादा होना चाहिए। जबकि हमें ये पढ़ाया जा रहा था कि क्वांटिटेटिव ईजिंग में टाइटनिंग में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, ठीक है? जॉबलेस क्लेम्स बढ़ेंगे, तो मैंने कहा इनका क्या फ़ायदा होगा? अब ये सुन लें आप लोग, जब जॉबलेस क्लेम्स बढ़ेंगे, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकेंगे। इनके पास एक चीज़ आ जाएगी क्योंकि ये नहीं चाहेंगे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में कि लोगों के पास पैसा आए। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है खर्च करेंगे। वो अपने ऊपर लगाएँगे, जो हमने इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ पे देख लिया था। तो ये नहीं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में चाहते कि लोगों के पास पैसा आए और वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो। वो लोग पैसा सर्कुलेट करें और वो सारी चीज़ें ईज़िली खरीद सकें। और जब वो ये सारा पैसा स्पेंड कर रहे होंगे तो क्या होगा नसीर भाई, आई वांट टू नो क्या होगा उस सिनेरियो में? सर जब वो पैसा सही खर्च कर रहे हो, जी बताएँ नसीर भाई से मैं पूछ लूँ फिर मैं आपसे पूछता हूँ। जी नसीर भाई। सर क्या कह रहे थे आप, जब वो सही पैसा अपना खर्च कर रहे होंगे? हाँ जी, तो क्या होगा? सर पीआईएमआई का डाटा अच्छा आएगा, उसमें सर जी क्या कहते हैं, अल्टीमेटली क्या होगा? करेंसी सर जी, करेंसी जो है वो डाउन होगी सर। कोई और? जी रमीना बताइए। सर करेंसी अच्छी होगी, करेंसी में स्ट्रेंथ आएगी। मेरा ये मकसद नहीं है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा? सर पर्सनल स्पेंडिंग अच्छी होगी, कंस्ट्रक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सब लोग कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? अच्छा चलें, सर आप खैर मैं बता देता हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा कि सीपीआई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्यों? लोगों के पास एक्सेस है हर चीज़ खरीदने की। जो कि फेड साहब चाहते हैं कि इन सीपीआई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो। वो कम कैसे होगी? जब पैसे की सप्लाई रुक जाएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। जैसा कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाह रहा पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रॉपर्टी खरीदूँगा, मुझे नुकसान होगा। नुकसान इन अ सेंस कि अगर मैंने 1 लाख की चीज़ खरीदी है तो 22,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। 10 लाख की चीज़ पे मुझे 2,20,000 रुपए पे करना है, तो मैं क्यों ऐसा नुकसान करूँ? तो फिर लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, जिसके चलते हुए वो महँगाई कंट्रोल में होगी। महँगाई कंट्रोल में ये जो 1 साल में 8.2% से 3.2% पर लेके आए हैं, ये इसी तरह लेके आए हैं, कोई और इन्होंने जादू नहीं किया।
इन्होंने ऐसी पॉलिसी की जिसे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहा जाता है, जिसके चलते हुए ये मार्केट में अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए और 3.2% तक ले आए। बात समझ आ गई अब? अगर मेरी एक्सेस है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा 2,20,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करते हुए। मैंने कहा ना खल्ली-वल्ली यार ये क्या छोटी सी अमाउंट है मेरे लिए। ऑन द अदर हैंड मेरे पास है ही 10 लाख, मेरी एक्सेस ही 10 लाख तक है। तो 2,20,000 रुपए मैं कैसे पे करूँगा गवर्नमेंट को? मैं कहूँगा भाई जब ये इंटरेस्ट रेट जो इनका है या इनके ट्रांज़ैक्शन के जो भी इनके टैक्स वग़ैरह हैं वो कम होंगे तो मैं करूँगा। समझ आ गई अब मेरा ख़्याल है आपको समझ आ गई होगी कि अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में क्या होता है और ईजिंग में क्या होता है। समझ आ गई है? जी सर, आ गई समझ। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी तो स्ट्रेंथन होगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा होगा, तो उसके चलते हुए सीपीआई और जीडीपी भी बढ़ेगा, जो कि अल्टीमेटली फिर इफ़ेक्ट करेगा करेंसी को। फिर चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएँगी और वो जो डेटा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, ये भी हमारा क क्लियर हो चुका है। अब हमने एक प्रॉपर मिसाल के तौर पे देखा, जो हमने रिसेंटली ये देखा है, आप ये देखें कि $65 की मूव दी है, 650 पिप्स बनते हैं। जैसे ही प पावेल ने कहा कि हम 4.6% तक रेट को लेके जाएँगे, तो दिस इज़ द पावर ऑफ कमेंट्स और स्पीच और मेंबर के बोलने का जो है, रिमार्क्स कह लें। तो ये वो इम्पैक्ट था कि आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसी के चलते हुए 2022 को इसने टच किया और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई। ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ और ये स्पीच की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझसे ये पूछें कि आपने सर यूरो को क्यों नहीं पिक किया या बाकी पेयर्स को क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि वो खुद इतने अच्छे उनके इंडिकेटर्स नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने गोल्ड की एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने दी। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई कि हम अगर अच्छे से तरीके से फंडामेंटल्स को देखना शुरू कर देंगे तो हम काफ़ी कुछ अपने आप को यानी पहले ही तैयार करके टेक्निकली तो बाद में है। अब मुझे ये बताएँ कि ये पिवट पॉइंट की शक्ल बनी हुई थी, रिस्पेक्ट मिली इसको? यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी मार्केट ने, क्योंकि ये इतनी पावरफुल चीज़ है। लोग कहते हैं जी मैं तो सिर्फ़ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो बंदा यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लेके बैठा होगा, वो फेल हुआ? जी, बिल्कुल सर। यानी टेक्निकली अगर हम कहें ना टेक्निकली 30% है। अगर हम फंडामेंटल्स देखें ना तो फंडामेंटल 70% है। जो मार्केट चल रही होती है ना, वो बेसिकली इन लोगों के ऊपर चल रही होती है जो बैंक चला रहे होते हैं, सेंट्रल बैंक की मेन बात कर रहा हूँ। और जो इनके स्पीकर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज़ें लिख दी जाती हैं, ये उनके तरीके से चल रही होती हैं, तो इनको हम मिस नहीं कर सकते। ये इतनी लंबी क्लास और इतनी लंबी डिटेल आपको ये पता होगा कि मैं डेली आपको अपडेट कर रहा था कि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसमें हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, आप समझ सकते हैं कि हमने फंडामेंटल्स एट लीस्ट जो है 60 टू 70% हमने सारी जो उनकी होती है ना निचोड़ कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है मैंने कि वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकें और हम देख सकें। ये स्लाइड तो आपको क्लियर है, इसमें कोई इतनी वो ज़्यादा बात नहीं थी। जस्ट उसने ये कहा कि हम रेट कट कर रहे हैं और गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा जी, अब लैंग्वेज के बाद आता है प्रिंटिंग मनी। प्रिंटिंग मनी सेम मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ रमीन और नसीर को छोड़ के कोई तीसरा बंदा मुझे ये बताए कि प्रिंटिंग मनी से हम क्या मुराद लेंगे? एनीवन मोइन आप बता सकते हैं? अब्दुर्रहमान, आशिकुर रहमान कोई बंदा भी। जी ज़िशान भाई, इसका मतलब यही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की प्रिंटिंग ज़्यादा करेगा, जिस वजह से उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डीवैल्यू होगी। हाँ जी, करेंसी की वैल्यू डीवैल्यू होगी और करेंसी का मनी का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा और जब किसी भी चीज़ जो सप्लाई में ज़्यादा हो जाए या सप्लाई उसकी बड़ी हो, वो अल्टीमेटली डीवैल्यू हो जाता है। ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि जब बैंक फैसला करे कि उसने प्रिंटिंग मनी की सर सामने लिख के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने लिखा हुआ है सर। चले कोई नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि शायद कोई बोले लेकिन कोई मसला नहीं। तो यानी बेसिकली वो सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो मनी की सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हो जाता है। जैसा कि पाकिस्तान की एक मिसाल है कि ₹1000 था जब हमारा सबसे बड़ा नोट तो हमारी करेंसी की वैल्यू थी। जैसे ही हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये किया
कि हम 5,000 का नोट बनाएंगे, तो आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे जब इसको उन्होंने इशू किया था तो आपकी करेंसी अगर डॉलर में एक मिसाल है 97 पे थी, तो वो एकदम से 100 कितने पे चली गई होगी, 150 पे या 140 पे या जो भी है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। तो ये सीन होता है प्रिंटिंग मनी। अगर कोई भी बयान आपको मिल जाए कि वो प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि अब काम जो है उस करेंसी में स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी सर, जो जापान है सर, जी जी उसमें उसमें सबसे बड़ा नोट सर जी 10,000 का है, लेकिन हम सुनते हैं कि वो उसकी करेंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था कि उसका नोट जो है वो 10,000 का है। देखें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो जी। जापान है ना, जापान एक ऐसी कंट्री है, जापान और स्विस, ये दो ऐसी कंट्री हैं और इनकी करेंसीज जो ऐसी हैं जिनको हम सेफ हेवन कहते हैं। ठीक है, सेफ ठीक है। हेवन वो करेंसी होती है कि दुनिया में आग लग जाए, कोरोना आ जाए, जलजला आ जाए, तूफान, सुनामी, कुछ भी आ जाए, तो जी। दुनिया में जब डिसास्टर आता है ना, तो हर कंट्री उससे मुतासिर होती है। जैसे रिसेंटली हमने 2020 में कोरोना को देखा, लेकिन जी। ये जो दो ऐसी रिच कंट्रीज हैं कि ये हमेशा सरप्लस में होती हैं। यानी अगर एक, अब सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब ये होता है कि उनके अखराजात 100 रुपए के हैं ना, तो उनके पास मंथली 200 रुपए लगाने की वो है कैपेसिटी, तो उनके पास अल्टीमेटली क्या हुआ, वो 100 प्लस में है। इनके पास बाकी सब बहुत ज्यादा असासे हैं, जापान की बात कर लें, स्विस की बात कर लें, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं कि ये हमेशा सरप्लस में है। क्यों? इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इनकी चीजें बहुत ज्यादा हैं। ये दुनिया की, जब कोई भी मसला होता है ना, तो पूरी दुनिया इनके पास मदद लेने के लिए जाती है कि अब हम मर गए हैं, हमारी मदद करें। तो ये जो SNB और BOJ है, ये उनकी मदद करता है। और ये बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला रख लें, उनकी करेंसी चाहे 20,000 रुपया है, लेकिन अब 20,000 के नोट का ये मतलब नहीं है कि वो वीक है। बेसिकली आपने ये देखना है, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरा खर्चा अगर है 50,000, तो मैं हर महीने 50,000 रुपए बचा रहा हूँ। तो ये जो 50,000 रुपए सरप्लस में जा रहे हैं ना, ये मेरी क्या हो रहा है, मुझे ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मेरी जो कैपिटल है वो बढ़ता जा रहा है, और ये सारा सीन है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ सेफ हेवन। हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अखराजात से ज्यादा इनकी इनकम है। ठीक है जी सर, ओके। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था इनकी करेंसी का नोट जो है वो 10,000 है। सर, ये बहुत मजबूत कंट्री है, इनके जलजले आप देखें तो शायद महीने में 10 जलजले आते हो, लेकिन ये उसी वक्त अपने आप को कर लेते हैं। जलजले बहुत होते हैं। उनकी इनकम ज्यादा है ना, उनका जो भी सीन है वो, खैर हम अगर कभी स्टडी मिली हमें तो हम देख लेंगे। अभी ये पांचवा टूल है जी न्यूज का, और ये न्यूज आप सबको पता है कि हम कहाँ से इसको देखते हैं। हम ब्लूमबर्ग से देख सकते हैं, बाकी सारी चीजों से देख सकते हैं। ये न्यूज, इकोनॉमिक कैलेंडर, रिस्क इवेंट्स एक ही चीज होती है, ठीक है, जिस पर हमने जरूर नजर रखनी है। इस पर ये क्यों अहम है? क्योंकि इसी को देखते हुए ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज भी किया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो सेंट्रल बैंक इसको देखते हुए ही करता है। फंडामेंटल इंडिकेटर्स को देखते हुए ही मार्केट की स्नैपशॉट लेनी चाहिए हमें। यानी स्नैपशॉट से मुराद ये है कि हमारा बायस क्या होगा। अगर ये पावल ने स्पीच दी थी, तो इसने अगर इस स्पीच में कुछ कहा, तो अब हम गोल्ड को बाय करेंगे या सेल करेंगे, ये फैसला हम पहले नहीं करेंगे। जब तक उसके रिमार्क्स नहीं आएंगे तब तक हम ये फैसला नहीं कर सकते। इन न्यूज़ और फंडामेंटल इंडिकेटर्स को हम मुख्तलिफ वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसमें फॉरेक्स फैक्ट्री है, FX स्ट्रीट है, फाइनेंशियल जूस है, investing.com वगैरह है। ये वो चीज़ है। आई होप इस पे भी क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो पूछ लें। जी क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और अब ये हमारी लास्ट जो है स्लाइड है। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, चलिए। अच्छा, ये कंक्लूजन ये है कि अब इससे हमें पता क्या चलता है, या पता क्या चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, गोल्ड 13 फेब को बहुत बुरी तरह गिर रहा था। इसके पीछे रीजन ये थी कि उस दिन USD का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखा। देखो एक चीज ध्यान में रखना,
अब थोड़ा-सा ना आपने अपनी जो विज़न है ना उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? कि आप ये देखें कि ये गोल्ड जो है ना, ये गिरना जब शुरू हुआ ना तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने ये नहीं है कि आँखें बंद की और बस देख रहे हैं गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। आपने ये करना होता है कि आप फ़ौरन इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाएँ और ये देखें कि क्या ऐसी चीज़ हुई है। अब ये सीपीआई का डाटा अच्छा आया, मंथ बाय मंथ का अच्छा आया और ये ईयर बाय ईयर का अच्छा आया, जिसकी वजह से जो है उसने गोल्ड को इफ़ेक्ट किया और गोल्ड नीचे गिरना शुरू हो गया। बेसिकली जब भी कोई भी पेयर गिरना या एकदम से शूट कर जाए ऊपर की तरफ तो आपने फंडामेंटली उसी टाइम ज़हन में रखना है कि फंडामेंटली क्या हो रहा है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि आप इसको शायद ये मैं अब बात कर रहा हूँ, शायद आप इसको अपना पीओआई मान रहे हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंग, लेकिन फंडामेंटली क्या हुआ, उसने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई स्ट्रक्चर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये 2 घंटे में मार्केट तबाह होगी गोल्ड की। बात समझ रहे हैं आप? तो जी। हमने हमने ये देखना है कि जब हमने ये देख लिया कि अच्छा इसका तो डाटा बड़ा अच्छा आ गया, अब क्या करें? अब हमने ये वेरीफ़ाई करना है 15 मिनट में, 30 मिनट्स में कि आया ये सेल अभी भी वैलिड है? क्या अब हम मज़ीद अपनी एंट्री को एंटर कर सकते हैं? 30 मिनट्स गुज़र चुके हैं। क्या ये इम्पैक्ट जो न्यूज़ का ये वाला इम्पैक्ट है स्टिल वैलिड है? तो आप अपनी ट्रेड को उस तरह देखते हुए एंटर होके अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंक्लूजन कि हमने हर चीज़ में जो भी पेयर हो, चाहे यूरो हो, गोल्ड हो, उसके बाद क्या नाम है बैंक ऑफ जापान हो, कोई भी पेयर हो, तो हमने उसके इम्पैक्ट को चेक करते हुए, हमने न्यूज़ के इम्पैक्ट को चेक करते हुए हमने अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करके एंटर होना है, ठीक है? जब हमें ये पता चल जाए कि इस टाइम एक करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो वो इम्पैक्ट यानी वही बात जो मैंने अभी की है थोड़ी देर पहले कि हमने बेसिकली अगर ये न्यूज़ रिलीज़ हो गई है, अब इसमें हमें ये पता चल गया है कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को भी यूज़ किया करें, चाहे जब भी आपने ट्रेड करनी हो, तो आपको आइडिया मिल जाता है उस टाइम कौन-सा पेयर कौन-सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आपने ये देखना है जैसे मैंने अभी कहा था कि 15 मिनट या जो क्या नाम है 5 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने आप को ट्रेड में एंटर होने के लिए। लेकिन खुदारा न्यूज़ के टाइम जो मैनिपुलेशन हो रही होती है तब उसमें मत घुसा करें, तब आप अगर घुसना भी है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन वो मैनेज करके घुस लें वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन दिस इज़ नॉट सजेस्टेबल। तो कंक्लूजन यही है कि हमने किसी भी पेयर में जब एंटर होना है तो हमने उस न्यूज़ के इम्पैक्ट को देखते हुए अपना बायस बनाना है कि आया स्पीकर हाँ, सच 1 मिनट ठहरो शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में हम वो बाद में देखते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे ये वाली कि जैसे ही वो न्यूज़ रिलीज़ हुई थी 5.5% वाली, जब तक पावेल साहब नहीं आए थे मार्केट में कोई हलचल नहीं थी। मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही थी, क्यों चल रही थी कि पावेल ने आके जो स्पीच दी उससे मार्केट ने रिएक्ट किया था, ठीक है? आई होप आपको कंक्लूजन भी समझ आ गई है, सब समझ आ गई है। अब हम एंटर होने के लिए मैंने एक चीज़ रखी है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो ये वाला टॉपिक होगा सीसीसी कैंडल के साथ। हम सीसीसी कैंडल प्लस ईएमए या बोलिंजर बैंड को देखेंगे और हम अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करेंगे। अब ये गोल्ड का चार्ट आई थिंक सो वही है, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से गोल्ड ने शूट किया नीचे की तरफ। अब आपने ये पूरी चीज़ मिस कर दी ना ये 1 आवर। ये आपने मिस कर दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट ने मिस किया, मार्केट इस तरह ऊपर जाके यहाँ पे जितने भी अब ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये चार्ट बहुत प्यारा है। ये बेसिकली सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो रही थी। ये, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा इस इधर एंटर हुआ, उसने कहाँ पे अपना एसएल रखा? यहाँ पे रखा। ये सारे एसएल रखे हुए थे। मार्केट अब बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर गई, ठीक है? पहले मार्केट में एक और भी चीज़ है, मार्केट दोनों तरह से लिक्विडिटी घेरती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिसने बाय किया पहले उसने बाय दिखाई, लेकिन ये जो है ना ये वाली कैंडल्स, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया। उन्होंने कहा वो इतनी ज़्यादा नीचे गिर रही है, मार्केट तो गई, ये मारोबोज़ो कैंडल है, ये सीसीसी कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, कितने ही यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट करती है कैसे? मार्केट इस तरह गिर रही थी, यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया होगा।
सॉरी सेल किया होगा नीचे के लिए, और स्टॉप लॉस इधर तक रखे होंगे, जिसने यहाँ पे किया स्टॉप लॉस इधर रखा, ऐसे ही है ना, समझ आ रही है? मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? मिसाल के तौर पे ये कैंडल नीचे गिर रही है तो किसी ने यहाँ पे भी तो सेल किया होगा ना, तो जिसने यहाँ पे सेल किया उसने यहाँ पे अपना एसएल रखा हुआ है कहीं इस पॉइंट पे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आई, यहाँ पे अब बायर, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी H1 में, यहाँ पे बायर्स एंटर होना शुरू हो गए कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्या किया मार्केट ने, पहले यहाँ पे सेलर्स के ये जो एसएल पड़े थे ना, सेलर्स के लिक्विडिटी जो पड़ी थी, मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी को घेरा, उनके सारे एसएल यहाँ पे हिट किए, जितने भी यहाँ पे एसएल पड़े थे हिट किए, हिट करने के बाद क्या किया, अब नीचे आना शुरू होगी, और जहाँ पे जो बायर्स ट्रैप हुए थे, ये जितने ग्रीन कैंडल्स में बायर्स ट्रैप हुए थे, उन्होंने कहीं अपना एसएल किसी ने यहाँ पे रखा था, किसी ने यहाँ पे रखा था, किसी ने यहाँ पे, और मार्केट फिर नीचे आके उनके एसएल हिट यानी करते हुए चलेगी। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा इस पिक्चर को लगाने का ये मकसद था कि आप ये देखें कि जब तक ये EMA20 की लाइन के ऊपर मार्केट है, जैसे यहाँ पे है तो हम बाय में हैं, अगर इससे नीचे आएगी तो हम सेल में हैं, लेकिन इस कैंडल में आपको मौका नहीं मिला सेल करने का, मसला नहीं है। आप ये देखें कि ये रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे, तो आप सेल में जा सकते थे और इतना प्रॉफिट बना सकते थे। सो दिस इज द क्लास, ये हमारी क्लास थी, इसमें हमने जो फंडामेंटल्स की मेजर चीजें हैं ना, वो सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं। बस आप लोगों से एक गुजारिश है, वो क्या है कि आप लोग इसको हजम कर लेना, इसको जरा अच्छे से समझ लेना, ना समझ आए ग्रुप में मैसेज करना, और हम इसको 2 या 3 दिन के बाद हम इस पे क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। इसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव पर, और वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो फिर आप उससे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी आप लोगों की बातों पर, और आपसे जानते हैं कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मैं स्क्रीन को कर रहा हूँ ऑफ, और अब आप लोगों की बारी है। मैं वैसे मेरा गला खुश्क हो चुका है अभी आप लोगों को से बोलते हुए। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ये क्या, ये तो कह रहे हैं कि 11 मिनट रह गए हैं, हमारा दूसरा घंटा भी गुजर चुका है, 2 घंटों की क्लास होगी आज। सर क्लास बहुत लंबी थी माशाल्लाह। यार वैसे इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थे। चले खैर, क्योंकि सर एग्जांपल अगर फेड अब अगर कहता है कि हमने अपनी इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिसके पीछे हमारा डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड जो है वो वीक होगा, राइट? गोल्ड वीक होगा, यूरो वीक होगा, और GBP वीक होगा, जितने भी उसके अगेंस्ट जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, यानी अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएंगे, वो सब के सब पेयर्स वीक होंगे। ठीक हो गया सर, गुड जी। किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन है? सर इसमें हम ये भी तो पढ़ेंगे ना कि मतलब कि कोरिलेटेड आज हमने नहीं पढ़े ना, कि मतलब जैसे न्यूज है, काफी सारी न्यूज है, उनका किन के साथ लिंक है, जैसे आपने बताया। आज बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक था वो था सेंट्रल बैंक। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। सर ये जितनी भी न्यूज़ आपने बताई है सेंट्रल बैंक्स की, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट हैं क्या जो जिनका हाई इम्पैक्ट होता है? ये बेसिकली न्यूज़ नहीं है, ये टूल्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपनी कंट्री में प्राइस को स्टेबल करता है। देखो मेन जो चीज़ है ना, 2-3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। जो हमारा बैंक है ना, उसका जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमी स्टेबल रहे उस कंट्री में। ठीक है, ये मेन पर्पस होता है उसका, और उसके लिए ये 4-5 चीज़ें हमने देखनी है कि उसका कंट्री में स्टेबिलिटी है या नहीं है। जी सर। ठीक है, तो न्यूज़ जो है, न्यूज़ जब हम डिस्कस करेंगे वो एक अलग सेशन होगा। बाकी सारे भाइयों ने किसी कर ली है क्लास सारी, यार पूछोगी कोई सबको न्यूज़। हाँ अब्बास भाई, क्या नाम है, रहमान, अफजान, मोइन, कोई बंदा नहीं बोल रहा यार, सबको कर ली सब समझ भी आ रही है, या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पर, आप देख सकते हैं। नहीं जिशान भाई अच्छे से समझ आया और बेस्ट क्लास थी फर्स्ट। चले, और अफजान जी भैया? जी सर बिल्कुल समझ आया, बाकी कुछ स्टार्टिंग में मेरा मिस हुआ, वो आप वीडियो देंगे तो उसमें चेक कर। चले ठीक है, आयशा आपका, अब्बास भाई आपका, सबका बता दें तो फिर मैं इंशाल्लाह ना क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ थक चुका हूँ, सच बताऊँ। चलें जी ठीक है, फिर आपको मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सिर्फ ये गुजारिश है सबसे कि ये जो चीज़ें हैं ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पेड कोर्स में हैं, और पेड में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे प्लीज़ उसे रिवील मत करें,
क्योंकि अगर आप रिवील करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगी। आप इसको अपने तक ही रखें, जो हमारा फ्री वाला ग्रुप है उसमें मत करें डिस्कस, ठीक है? ठीक हो गया? जी जी सर, जी ओके। सर ठीक हो हाँ, क्योंकि वो जितने भी बंदे हैं ना, अभी ये देख लें 40 प्लस बंदे हैं, तो अब हम सिर्फ यहाँ पे 10-11 हैं। मैं कहता हूँ रही अलग रहे इतने ही, और कोई बंदा फीस वो सर जिस भाई जी कह रहा था कि मेरे एग्जाम है, वो भी है इसके अंदर? नहीं उमर भाई भी नहीं है, वो जब आएंगे देखेंगे। सही सही। लेकिन इतने बंदे होंगे ना तो अच्छा है, इससे अगर ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा मसला होगा।